हेलो क्लास 10th नए स्टूडेंट्स। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। सभी बच्चों से गुजारिश है कि भाई साहब आप लोग तैयारी कीजिए। ऑन डिमांड की कर रहे हैं बहुत बढ़िया, जो पब्लिक एग्ज़ाम की कर रहे हैं वो भी बहुत बढ़िया। और दूसरी बात मैं आपको ये भी बता दूं कि जो भी बच्चे पब्लिक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो हमारे कोर्स को ज़रूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि जो बच्चे कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं उन्हें क्लास की इंपॉर्टेंस पता चल रही है और किस तरीके से हम पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, जो भी बच्चे देखिए सीरियस है अपनी पढ़ाई को लेकर आगे के लिए, वो ज़रूर पास होंगे उस बैच से। ठीक है, और इसके अलावा अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स से भी, और या फिर इस वीडियो पे आप नीचे कॉर्नर पे नंबर देख सकते हैं, उस नंबर पे क्लिक करके भी आप क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं और हम आपको एक ग्रुप में ऐड करेंगे। और उस ग्रुप के अंदर इंफॉर्मेशन के साथ साथ हम देखते हैं कि आपका क्या होता है, कि उसी के अंदर मैं आपको पीडीएफ भी शेयर कर देता हूँ। ठीक है, समझ में आ गया। और पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी ताकि आपको बेहतर तैयारी करने का एक अवसर मिले, ठीक है, मौका मिले। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के फिर से टॉप क्वेश्चंस। और पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, आतंकवाद से आप क्या समझते हैं। भारत ने आतंकवाद से निपटने के लिए किन रणनीतियों को अपनाया, यानी कि आप लोग आतंकवाद से क्या समझते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं आतंकवाद पे। देखिए आतंकवाद जो है ना वो एक आपराधिक गतिविधि है, ठीक है, जिसका एक मुख्य उद्देश्य होता है डर का माहौल बनाना। डर के माहौल से क्या होता है कि उनको फ़ायदा ये मिलता है कि जो सरकार उस समय की होती है प्रेजेंट टाइम की, वो डर में आ जाती है और जिसके कारण वो ऐसा गलत स्टेप उठा लेती है जिससे जो देश की जनता होती है ना वो उसे अब उखाड़ फेंकती है। ठीक है, समझ में आ गया। तो कुल मिला के ना वो क्या करते हैं कि प्रेजेंट गवर्नमेंट पे दबाव डालने के लिए वो ऐसा कार्य करते हैं, यानी कि डर का माहौल बैठाते हैं। ठीक है, तो आतंकवाद का ना कोई वो नहीं होता मोटिव कि मैं कहूँ कि वो सिर्फ धर्म के लिए लड़ते हैं या फिर अपनी, है ना, तो वो अलग अलग मोटिव हो सकता है, बट मेन मोटिव जो होता है उनको अपना आतंक फैलाना होता है ताकि दुनिया उनके आतंक से उन्हें जाने। ठीक है, समझ में आ गया। और समान रूप से राजनीतिक और वैचारिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ये आम नागरिकों पर घातक हमला करते हैं। उदाहरण के लिए इंडिया के अंदर सबसे फेमस था 26/11 का हमला, ठीक है, जो कि हुआ था कि 26 नवंबर 2008 का मुंबई के अंदर, आप लोगों ने सुना होगा, ताज होटल के अंदर कसाब ने तकरीबन में 150 लोगों को मार दिया था अकेले। ठीक है, AK-47 से, जो कि बहुत विपदा, मतलब बहुत ज़्यादा क्या थी, बहुत ज़्यादा मतलब असहनीय चोट थी जो कि हमारे देश को मिली थी उस समय। और उसके लिए कुछ स्टेप उठाए गए थे, वही स्टेप इस क्वेश्चन में पूछे गए। ठीक है, चलिए उसी के बारे में बात करते हैं। इससे पहले मैं एक क्वेश्चन पूछ लूँ आपसे, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है आज का कि ये बताइए कि अमेरिका के अंदर ऐसी कौन सी घटना थी, आतंकवादी घटना, जिसने पूरे विश्व को हिला के रख दिया था। आप लोग कमेंट में मुझे बताएंगे। ठीक है, चलिए तो पहला देखते हैं। पहला जो रणनीति अपनाई थी वो थी कि भारत सरकार ने आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए NSG का निर्माण किया था। देखिए NSG तो होता है ना, वो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड होता है। इसका मतलब क्या है कि नेशनल लेवल पर जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं ना वो, और ये कमांडो ट्रेनिंग पे होते हैं। ठीक है, ये एक तरह से कमांडो होते हैं, ब्लैक कमांडो आपने सुना होगा, ये वही होता है NSG। ठीक है, और आपने कई बार देखा होगा कि PM मोदी जो है ना, उनके आसपास भी कई आपने ब्लैक कमांडो देखे हैं, वो NSG से ही आते हैं। ठीक है, रिक्रूटमेंट होके NSG से ही आते हैं। इसके अलावा भारत के अंदर मुंबई 26/11 के बाद एक NIA करके भी गठन हुआ एजेंसी का, जिसका काम था कि वो जांच देखेगी, यानी कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बोलते हैं इसको, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जिसका काम होगा इन्वेस्टिगेशन यानी जांच करना कि क्या हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। इसके अलावा वर्ल्ड लेवल पे जब मैं बात करता हूँ तो वर्ल्ड लेवल पे है FATF, यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जो कि वर्ल्ड लेवल पे है, और ये भी एक तरह से आतंकवाद से निपटने का प्रमुख साधन बन जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये आप ये 3 ग्रुप लिख दीजिएगा और इसके अलावा जो डेफिनेशन बताइए वो भी लिख दीजिएगा। ठीक, चलिए तो सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। और सेकंड क्वेश्चन है हमारे सामने, अधीनस्थ न्यायालय क्या है और यह कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी कराया हुआ है, अधीनस्थ न्यायालय क्या है। तो देखिए अधीनस्थ न्यायालय नाम से पता चल रहा है कि ये उच्च न्यायालय के अधीन आता है, यानी नीचे आता है। और इसके अंदर आप देखना कि इसके अंदर छोटे छोटे न्यायालय स्थापित किए जाते हैं। और वो कौन कौन से छोटे छोटे न्यायालय होते हैं, उनके प्रकारों के बारे में हम बात करते हैं। फिलहाल हम डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन है, भारत के प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायिक निकाय है। हालांकि उच्च न्यायालय के नीचे अन्य न्यायालय जो है वो अधीनस्थ न्यायपालिका बनाती है। ठीक है, यानी कि उच्च न्यायालय के जो नीचे आपको न्यायालय दिखते हैं ना, देखने को मिलते हैं, वो सब क्या है, अधीनस्थ न्यायालय। क्या है वो, अधीनस्थ न्यायालय। ठीक है, चलिए तो अधीनस्थ न्यायालय के आप 4 पार्ट देख लीजिए कौन कौन से हैं। तो पहला तो अधीनस्थ न्यायालय खुद का है। ठीक है, दूसरे नंबर पर आता है दीवानी न्यायालय।
ठीक है। दीवानी न्यायालय का मतलब होता है कि ये दो या उससे अधिक व्यक्तियों के बीच में संपत्ति से रिलेटेड फैसले लेता है। फॉर एग्जांपल आपने गांव देहात में देखा होगा कि दो भाई आपस में ज़मीन के लिए लड़ रहे हैं, तो वो दीवानी मामले में आएगा। किस में आएगा? वो आएगा दीवानी मामले में, ठीक है। वो दीवानी मामले में आएगा और वहीं पे उसको दंड मिलेगा। बस थोड़ी इसमें दंड नहीं दिया जाता है, इसमें क्या दिया जाता है कि भाई जिसका जो हक है वो उसे मिल जाएगा, ठीक है। दीवानी न्यायालय यानी ज़मीन के लिए कोई किसी को फांसी नहीं चढ़ा देगा, ठीक है। तो ये मामले कौन देखते हैं? ये मामले देखते हैं दीवानी न्यायालय, ठीक है। सेकंड पे आता है फौजदारी न्यायालय। देखिए फौजदारी न्यायालय का मतलब होता है कि इसके अंदर आप देखना चोरी, डकैती, पॉकेटमारी, हत्या, ऐसे मामले सामने देखने को मिलते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? फौजदारी न्यायालय के अंदर आपको जुर्माना भी देखने को मिलेगा और सज़ा भी देखने को मिलती है, ठीक है। और थर्ड है राजस्व न्यायालय। इसमें आपको देखने को मिलेगा कि कलेक्टर, तहसीलदार और सह तहसीलदार द्वारा आम लोगों से जो भी टैक्स वसूले जाते हैं वो सारे फैसले राजस्व न्यायालय में आते हैं और इसकी अंतिम अपील जो होती है ना वो सरकार ही करती है। क्लियर? समझ में आ गया? 3 तरह के न्यायालय कौन कौन से थे, ठीक है। समझ में आ गया आपको कौन कौन से न्यायालय थे? दीवानी न्यायालय, फौजदारी न्यायालय और राजस्व न्यायालय, ठीक है, न्यायालय। चलिए, तो थर्ड क्वेश्चन है हमारे सामने, निजी संचार और जन संचार में डिफरेंस क्या है, ठीक है। व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन पर्सनल, ठीक है। पर्सनल जन संचार का मतलब आपको पता ही होगा क्या होता है, ठीक है। पर्सनल कम्युनिकेशन एंड बड़े लेवल पे जो कम्युनिकेशन होती है उसकी बात कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को इंग्लिश में पीडीएफ चाहिए, जो भी बच्चे इंग्लिश में देख रहे हैं उन लोगों को अगर इंग्लिश में पीडीएफ चाहिए तो ज़रूर 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 आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। उसके अंदर आपको ग्रुप में इंग्लिश मीडियम में भी ये पीडीएफ दिख जाएगी। चलिए, तो पहला है निजी संचार। देखिए ये जो होता है ना, ये दो लोग या कुछ लोगों के बीच में होता है। फॉर एग्जांपल 2 लोग या कुछ लोग वो होता है, जैसे फ़ोन पे आपने बात करते हुए देखा होगा, आमने सामने बात करते हुए देखा होगा, ठीक है। पहली बात देखिए संचार क्या होता है। देखिए संचार का मतलब होता है कि अपनी बातों को दूसरों तक पहुँचाना या फिर आपका एक तरह से आदान प्रदान कर रहा है, विचारों का आदान प्रदान करना ही क्या कहलाता है? संचार कहलाता है, ठीक है। आप अपने विचार सामने रख रहे हैं, सामने वाला अपने विचार सामने रख रहा है, तो इसको संचार कहते हैं। और संचार 2 तरह के होते हैं। पहले निजी, जो 2 लोगों के बीच में होता है या कुछ समूहों के बीच में होता है, ठीक है, उसे बोलते हैं निजी, जो कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी हो सकता है और सामने भी हो सकता है, ईमेल से भी हो सकता है, ठीक है। मगर वहीं पर जब साधन की बात करता हूँ कि कौन कौन से साधन देखने को मिलते हैं, तो पहला साधन तो आप देखिए कि इसके अंदर डाक सेवा आती है, ठीक है। डाक सेवा जो है ना इंडिया में बहुत पुरानी चीज़ है, ठीक है। जिसमें आपने देखा होगा चिट्ठी डालो और सामने चली जाती है वो कहीं पे भी, ठीक है। समझ में आ गया? उसके बाद हम देखते हैं टेलीफोन। आज की डेट में टेलीफोन कितना वो हो चुका है, किसी को भी अपनी बात बतानी है तुरंत कॉल करो और तुरंत पहुंच जाता है। उसके बाद जनसंचार की जब मैं बात करता हूँ तो इसमें बड़े लेवल पे आता है। फॉर एग्जांपल यूट्यूब, टेलीविज़न, इसमें क्या होता है, मोदी जी आते हैं, सामने बात करते हैं और बोलते हैं कि भाई और बहनों, और उससे क्या करते हैं वो 100 करोड़ 150 करोड़ लोगों से बात कर रहे हैं वो, ठीक है। तो ये होता है जनसंचार, ठीक है। जहाँ पे आप बहुत बड़े लेवल पे बात करते हैं उसे कहते हैं जनसंचार, ठीक है। जनसंचार टेलीविज़न के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, समाचार पत्र और इंटरनेट के माध्यम से आप एक समूह और एक बड़े समूह तक पहुंच पाते हो, ठीक है। समझ में आ गया? बड़े समूहों तक पहुंच पाते हो, ठीक। चलिए, अब इसके साधन कौन कौन से? देखिए साधन की जब मैं बात करूँगा तो 3 तरह के साधन है। पहला है आकाशवाणी। आकाशवाणी 1927 में मुंबई और कोलकाता में मनोरंजन के लिए बनाया था, ठीक है, भारत के अंदर। और आकाशवाणी ऑल इंडिया रेडियो के नाम से भी जाना जाता है, जो कि 90% क्षेत्र में फैला हुआ करता था उस समय में, ठीक है। अगर आपने पुरानी फिल्में देखी होगी तो उसमें क्या होता है, उसमें आकाशवाणी के द्वारा ही सारी बातें फैलाई जाती थी। जैसे देश में जब आपातकाल लगा था ना, तो आपातकाल के समय में भी हम देखते हैं कि जो इंदिरा गांधी है ना, इंदिरा गांधी ने आपातकाल की जो घोषणा की थी वो आकाशवाणी से की थी, ठीक है। इसके अलावा दूरदर्शन, फिर आप लोगों ने दूरदर्शन देखा होगा जिस पर शक्तिमान आता था, बहुत सारे सीरियल आते थे। तो शक्तिमान और जो भी सीरियल आते थे वो सब दूरदर्शन पे आते थे, टेलीविज़न पे, जिसकी शुरुआत 59 में हुई थी, यानी कि 1959 में हुई थी, जो संसार का सबसे बड़ा स्थल प्रसारण संगठनों में से एक है। और आज भी 87% जनसंख्या इसे देखती है, ठीक है। समझ में आ गया? देख सकती है। इसके अलावा थर्ड आता है कंप्यूटर सूचना प्रौद्योगिकी, यानी कंप्यूटर के माध्यम से भी आप कई लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं एक साथ, है ना। जैसे हवाई अड्डों, बैंकों, शैक्षणिक संस्थान, रेलवे, अस्पताल, दुकानें, इन सब के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा कंप्यूटर। आज भी यहाँ पे जनसंचार का बहुत बड़ा माध्यम या साधन है। क्लियर? समझ में आ गया? चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे सामने।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने 1857 के विद्रोह के कारणों की बात करते हैं। सबसे पहले तो देखो 1857 का विद्रोह हमारे भारत का सबसे पहला स्वतंत्रता संग्राम है, जिसके अंदर कई सारे बड़े बड़े नेताओं ने भाग लिया था। नेता क्या, उस समय के हर कोई अपनी सत्ता के लिए लड़ रहा था, तो वही सत्ता आगे जाके नेता बने, सत्ताधारी। ठीक है, जैसे नाना साहब, तात्या टोपे, फिर हमारा रानी लक्ष्मीबाई थी, और उसके अलावा कुंवर सिंह थे। ठीक है, बहुत सारे लोग थे, आपने देखे होंगे। ठीक है, तो अब पूछ रहा है कि वो ऐसा करो, वो ये बताओ कि विद्रोह के कारणों के बारे में बताइए, कारण कौन कौन से थे। तो सबसे पहला कारण तो था कि राजनीतिक कारण। ठीक है, विद्रोह के कारण में सबसे पहला है राजनीतिक कारण। देखिए, राजनीतिक कारण में सहायक प्रणाली जो है ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सहायक संधि क्या थी? सहायक संधि में अंग्रेजों ने कहा था कि देखो एक काम करो, आप किसी से दोस्ती मत करो, किसी से दुश्मनी मत करो, आप हमारी हेल्प करो, हम आपकी हेल्प करेंगे, आपको टैक्स वसूल के देंगे, बदले में आपको कुछ हिस्सा हमें देना पड़ेगा और आप इंजॉय कीजिए। ठीक है, तो राजा को मानना पड़ता था मजबूरी में, क्योंकि उनसे युद्ध तो लड़ नहीं सकते, उनके पास आधुनिक हथियार वगैरह है। तो ये भी कहीं ना कहीं दिक्कत हो रही थी, जिसके कारण उन्होंने क्या किया, लॉर्ड डलहौजी ने बेअबकत की नीति के द्वारा कई सारे राज्यों को अपने अंडर में डाल दिया। फॉर एग्जाम्पल सतारा, जैतपुर, संबलपुर, बाघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर, इन सारों को उन्होंने अपने अंडर में रख लिया था। क्लियर? रानी लक्ष्मीबाई जो थी उनका भी राज्य ऐसे हड़प लिया था इन्होंने। ठीक है, सेकंड आता है प्रशासनिक कार्य। प्रशासनिक कारणों की जब मैं बात करता हूँ तो उच्च पदों से वंचित रखना, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे बहुत सारे हमारे सैनिक लोग काम करते थे, इंडियन सैनिक। ठीक है, अब अंग्रेज क्या करते थे कि जो प्रमोशन देने की बारी आती थी तो अंग्रेज़ों को ही दिया करते थे, भले ही वो नकारा हो, काम ना करते हो, फिर भी उनको मिलेगा। और इससे कहीं ना कहीं जो हमारे सैनिक लोग थे ना, वो बहुत ज़्यादा क्या थे, इनसे रुष्ट थे, यानी रूठे हुए थे। ठीक है, और गलत व्यवहार करते थे, वो गालियाँ वगैरह देते थे। ठीक है, और हमारे इंडियंस लोग बेचारे अब जो सुन लिया वो सुन लिया, नहीं सुन पाते थे वो ठोक दिया करते थे, जिसके कारण 1857 की क्रांति बनी थी, हमने देखी थी। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में हम देखते हैं कि रैयतवाड़ी, स्थायी बंदोबस्त, महलवाड़ी बंदोबस्त, ये सारे के सारे वो थे जिससे आम किसानों को लूटा जा रहा था। ठीक है, और आम किसान इतना पैसा ला के दे नहीं पा रहा था, जिससे वो उनकी ज़मीनें जब्त कर रहे थे। और इसके कारण क्या किया, आम किसानों ने भी इस आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। ठीक है, लास्ट आता है, फोर्थ आता है सामाजिक और धार्मिक कारण। इसमें हम देखते हैं कि ईसाई मिशनरियों द्वारा बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है, ईसाई धर्म को यहाँ फैलाया जाता है, सती प्रथा पर रोक, विधवा पुनर्विवाह। ठीक है, तो ये सारे के सारे भी मेन कारण बन जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम सैन्य कारण देखते हैं। सैन्य कारणों में मैंने आपको बताया कि यूरोपीय सैनिकों की तुलना में हमारे लोगों के कम वेतन पर काम करते थे, यहाँ तक कि ये भी कहते थे कि डाकघर के अंदर अब जो भी काम होगा ना वो सारा का सारा पैसे देकर होगा। तो आम लोग कैसे डाकघर में पैसे दे के काम कर सकते हैं, तो इसलिए भी ये भी एक कारण बनता है 1857 की क्रांति का। एंड द लास्ट इज़ तत्कालीन कारण। तत्कालिक कारण के कारण ही हम देखते हैं कि जो तत्कालिक कारण का मतलब होता है जो तुरंत घटना हुई है जिसके कारण लड़ाई शुरू हुई है। तो इसका कारण था कि गाय और सूअर की चर्बी से बने एनफील्ड राइफल के कारतूस का मुद्दा। ठीक है, यानी एनफील्ड जो उनके पास वो थे ना, एनफील्ड की जो राइफ़ल थी, उस पर हम देखते हैं कि उसके अंदर कारतूस जो आते थे उन्हें मुंह से छील के लगाया जाता था। और मुंह से जब छीलोगे तो क्या था, उसके अंदर गाय और सूअर की चर्बी का लेप था। ठीक है, और ये ब्राह्मण और मुस्लिम दोनों के लिए अछूत था। ठीक है, जिसके कारण मंगल पांडे ने पहली गोली चलाई थी। आप लोगों को सुनाई दिया होगा। ठीक है, ये पढ़ा होगा तो आपने सुना होगा। ठीक है, तो मंगल पांडे का कारण ही ये था क्योंकि उनका धर्म भ्रष्ट हो गया था। ठीक है, तो ये कुछ कारण थे जो कि 1857 के विद्रोह के थे। ठीक है, तो आज के लिए यही टॉप क्वेश्चन थे। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अगर PDF चाहिए तो नंबर पे मैसेज कर लीजिएगा, और अगर हमारा बैच चाहिए तो आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा, या फिर वहीं पे मैसेज करके भी बता सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और धन्यवाद।